नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों 71th बीपीएससी एग्जाम 2025 के लिए हम लोग देख रहे थे प्रीलिम्स बूस्टर जो कि एसडीएम राहुल सिन्हा सर द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। इस बुक को हम लोग कवर कर रहे थे और अभी तक हमने आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री और साथ ही हम साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम साइंस का लास्ट पार्ट यानी कि बायोलॉजी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरी बायोलॉजी यहाँ से आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना बहुत पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस बुक को पूरे अच्छे से यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज संपूर्ण बायोलॉजी को। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान विज्ञान है जिसमें जीवों और वनस्पतियों के विभिन्न आयामों का सघन रूप से अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें जीवों और जो वनस्पति होते हैं ना दोस्तों, इसके मतलब कि विस्तृत रूप से हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान के जनक यूनान के दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक अरस्तु को माना जाता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी वो कौन है, अरस्तु यहाँ पे हो जाएंगे। अरस्तु ने अवलोकन और प्रयोग को महत्व दिया जो आधुनिक जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे हो जाता है। केवलस लिनियस ने पादप जगत और जंतु जगत में बांटा था। क्वेश्चन से पूछेगा कि पादप जगत और जंतु जगत के रूप में किसने बांटा था, तो यहाँ पे केवलस लिनियस ने बांटा था। केवलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं किसे, केवलस लिनियस को। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखोगे। हिंदी में से क्या कहते हैं, द्विपद नाम पद्धति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। वर्गीकरण के जनक लिनियस ने 1735 में सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक में पशु, पादप और खनिज जगत के आधार पर बांटा है। क्वेश्चन से पूछेगा कि सिस्टेमा जो नेचुरे है दोस्तों, ये इसके पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पे, तो केवलस लिनियस हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो वर्गीकरण है इसके जनक कौन है यहाँ पे, तो केवलस लिनियस हो जाएगा। इन्होंने 1735 में पुस्तक में पशु को, पादप को और खनिज जगत के रूप में आधार पर इन्होंने बांट दिया था। रॉबर्ट एच विटकर ने 1969 में 5 जगत में बांटा, जैसे कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, पादप और जंतु जगत में उन्होंने बांट दिया था। किसने, तो रॉबर्ट एच विटकर ने। कब, 1969 में। क्वेश्चन से पूछा है कि 5 जगत में किसने बांटा था, तो रॉबर्ट एच विटकर ने बांटा था। कब, 1969 में। वो कौन कौन सी जगत है, तो मोनेरा आपके पास हो गया, ठीक है, इसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई और फिर पादप, उसके बाद लास्ट में जंतु यानी कि एनिमिलिया। जीवों का वर्गीकरण क्रमशः घटते क्रम में कौन सा दोस्तों, सबसे पहले बड़ा कौन सा यहाँ पे, जगत है, उसके बाद संघ हो गया, फाइलम, उसके बाद है वर्ग यानी क्लास, उसके बाद है गण यानी ऑर्डर, और लास्ट में कौन सा, कुल यानी फैमिली, लास्ट में नहीं कुल, उसके बाद वंश कौन सा हो गया, वंश और जाति। वर्गीकरण जीवों के वर्गीकरण में जगत सबसे बड़ा और जाति सबसे छोटा स्तर होता है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो वर्गीकरण होता है इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा होता है यहाँ पे कौन सा, किंगडम। ठीक है, किंगडम यानी कि बड़ा हो गया, ठीक है, जगत जिसे बोलते हैं। और सबसे छोटा जो हमारे पास होता है वो होता है जाति यानी कि स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के अंतर्गत जीवधारियों में जीन, आनुवांशिकता और विचरण का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। किसमें, जेनेटिक्स में। आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करवाती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आनुवांशिकता कहते हैं, यानी आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक दोस्तों किसे बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को यहाँ पे आनुवांशिकी के जनक के रूप में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखोगे। आनुवांशिकी के अध्ययन का केंद्र कहाँ पे है, बिंदु, वो है जीन। ठीक है, तो आनुवांशिकी का जो अध्ययन केंद्र है वो कौन सा होता है, जीन होता है। जीन डीएनए में मौजूद होते हैं जो जीवन की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा कि जीन कहाँ मौजूद होते हैं, तो जीन डीएनए में मौजूद होते हैं जो कि जीवन की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आनुवांशिकी का अध्ययन चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, अपराध जगत आदि के लिए उपयोगी यहाँ पे होता है। मनुष्य में लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण अध्ययन को वंशागति कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कुछ हमसे पूछेगा कि जो पक्षियों का अध्ययन होता है किसमें करते हैं हम लोग, तो ऑर्निथोलॉजी में यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों एवं उसकी खेती का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ हमसे पूछे कि फलों एवं जो उसकी खेती होता है ना, इसका अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग, तो पोमोलॉजी में करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। संघ इकाइनोडर्मिटा एक समुद्री जीव है जो कि बहुकोशिकीय जीव है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाए जाते हैं। तो जो समुद्री जीव होता है दोस्तों, ये किसका भाग होता है, यहाँ एकाइनोडर्मिटा का भाग होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण कौन सा होता है, उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, अगर हम जाने तो किसी जीन या डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं।
ह्यूगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तन का सिद्धांत के जनक कहते हैं। क्वेश्चन से पूछे है कि जो ह्यूगो डी ब्रिज है ना, यानी कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जनक कौन है, तो यहाँ पे बताएंगे आप सभी लोग कि ह्यूगो डी ब्रिज यहाँ पे हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन की पुस्तकों में शामिल है कौन कौन सा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। द बोगास ऑफ द बीगल, यहाँ 1839 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। द डिसेंट ऑफ मैन 1871, द सिलेक्शन इन रिलेशन ऑफ टू सेक्स 1871 में यहाँ पे इन्होंने इसको लिखा था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हर्बर्ट स्पेंसर ने 1864 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में योगतम का उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट शब्द गढ़ा शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट शब्द किसने गढ़ा था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में। चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन से पूछेगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे पृथ्वी के जलीय भाग में जीवों के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। प्रोटोजोआ यानी कि आदि जंतु सूक्ष्म में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है जिसकी आंतरिक संरचना जटिल होती है। यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं ना वो क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। यहाँ पे प्रोटोजोआ ना तो पौधे है और ना ही जानवर और ना ही कवक, बल्कि ये प्रोटिस्टा नामक एक अलग जगत का हिस्सा होता है। कौन सा, प्रोटोजोआ। मलेरिया, ट्रिपोसोमाइसिस और सेमेनियासिस, अमीबियासिस, जियार्डियोसिस, क्रोसोप्लाज्मोसिस, अफ्रीकी स्पेलिंग सिकनेस द प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला संक्रमण रोग है। प्रोटोजोआ विषमपोषी जीव हैं, वे या तो स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं या परजीवी होते हैं। नीलहरी शैवाल दोस्तों क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व ही यहाँ पे हो चुका था। नीलहरी शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा उत्पन्न को करते हैं। नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो नीलहरित शैवाल होता है ना, साइनोबैक्टीरिया, ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना होगा यहाँ पे ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जो नीलहरित शैवाल होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है आपके पास, एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। शैवाल शब्द का दोस्तों यहाँ पे का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो केवलस लिनियस ने सर्वप्रथम शैवाल शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। केवलस लिनियस द्वारा सबसे पहले शैवाल शब्द का प्रयोग किया गया था। शैवाल जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, तो शैवाल प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। शैवाल जलीय पौधे जैसे जीव हैं जिनमें जड़ें, तने और पत्तियों में विभाजन नहीं होती है। विकास का मुख्य कार्य क्या होता है, प्राकृतिक वरण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण होता है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोलते हैं, आवास कहते हैं कि हैबिटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवास कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। आर्कियोप्लेक्टेरिक्स यानी कि आद्य पक्षी जुरासिक युग का सबसे पुरातन पक्षी है। ठीक है, आर्कियोप्लेटिस जो है ना, ये क्या है आपके पास दोस्तों, ये जुरासिक युग का सबसे पुरातन पक्षी है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप सभी लोग। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है। लाइकेन क्या होता है, एक सहजीवी जीव होता है। लाइकेन क्या होता है दोस्तों, ये सहजीवी जीव होता है। लाइकेन वायु प्रदूषक का एक संकेतक के रूप में होता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि वायु प्रदूषक के संकेतक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है कौन, लाइकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक के साथ रहते हैं। तो शैवाल और जो कवक के साथ रहते हैं कौन, यहाँ पे सहजीवी होता है किसका, लाइकेन का। लाइकेन SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यहाँ पे इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। फर्न संवहनीय अपुष्पक पौधा है। स्पाइरोगारा हरा शैवाल का उदाहरण है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो हरा शैवाल है ना वो किसका उदाहरण है, यहाँ पे मतलब कि स्पाइरोगारा किसका उदाहरण है, तो हरा शैवाल का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। डाइटम एकल कोशिका वाले क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। डाइटम जो होता है ना वो एकल कोशिका वाले यहाँ पे शैवाल हो जाते हैं। ऑर्थोपोडा एक कशेरुकी जानवर है जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जो ऑर्थोपोडा होता है दोस्तों, इसमें ये क्या होता है आपके पास, एक कशेरुकी जानवर होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। चींटियां हो गया आपके पास, मधुमक्खियां हो गया, तितलियां आदि ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि चींटियां और मधुमक्खी जो होते हैं दोस्तों, तितली होती है, ये किस में आते हैं आपके पास, तो ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन से पूछता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, वो होता है कौन सा, ऑर्थोपोडा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन हो जाता है यहाँ पे आप सभी के लिए।
लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? केचुआ, यानी कि कौन सा ऐसा जंतु इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है आपके पास? केचुआ जो है ना, इसमें लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं स्वतंत्र रूप से विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। सबसे छोटा जीव कौन सा होता है आपके पास? माइकोप्लाज्मा होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कवक यहाँ दोस्तों देखेंगे तो पौधे में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधे में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक के पौधे में जो है ना, वहाँ पे पर्णहरित नहीं पाया जाता, ये कहने का मतलब यहाँ पे हुआ। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है, इसे ध्यान रखेंगे, जिसे बोलते हैं म्यूटलिज्म। म्यूटलिज्म कहते हैं, यानी शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? यहाँ पे लाइकेन का निर्माण होता है, इसे क्या बोलते हैं? म्यूटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। माइकोलॉजी कवक का दोस्तों अध्ययन होता है, यानी कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं हम लोग? माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। जल से निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं, ठीक है। मधुमक्खी जो कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को उसके स्मेल से पहचानते हैं। डॉल्फिन यहाँ पे स्तनपायी जलीय जंतु होता है। जो डॉल्फिन होता है हमारे पास ना, वो क्या होता है? स्तनपायी जलीय जंतु है। मेढक और टोड उभयचर यानी कि एम्फीबियन दोनों अनुरा समूह का उदाहरण है। इसमें 4 पाद पैर होते हैं, ठीक है। जो मेढक और जो टोड होते हैं उभयचर होते हैं, यानी कि पानी में और जो है स्थल दोनों पे रहते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका में द्विगुणित होते हैं। कोशिका के शक्ति स्रोत कैसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस द सेल कहते हैं, यानी कोशिका शक्तिगिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक जीव की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वो किसमें पाए जाते हैं? तो जो यूकेरियोटिक जीव कोशिका होती है उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अनुवांशिकी पदार्थ होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोस्तों, उसके पास क्या होता है? अपना अनुवांशिकी पदार्थ होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये भी आपको हम बता चुके हैं अभी। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई दोस्तों क्या होती है? यहाँ पे सेल होती है, कोशिका होती है। जीवन की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिकीय जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकती हैं। यहाँ पे कोशिकाएं पोषण तत्वों को अवशोषित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और अपशिष्ट को बाहर यहाँ पे निकालता है। कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में यहाँ पे कोशिका खोज किया था। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कौन सा फैक्ट हमारे पास है। मैथियास जेबेक स्लाइडर और थियोडर स्वान ने 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया था। यानी कि स्लाइडर और स्वान ने दोस्तों यहाँ पे जो है ना कोशिका का सिद्धांत दिया था। कब? 1839 ईस्वी में। विषाणु कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव होते हैं। जो विषाणु होते हैं दोस्तों, जो वायरस होते हैं, उसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जल होता है। यानी सबसे अधिक जो कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है? जल होता है। कोशिका झिल्ली आम के पौधे, पादप और बंदर दोनों के कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वो आम के पौधे में भी पाया जाता है और जो बंदर के जो है जंतु, दोनों कोशिकाओं में यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अस्थायी ऊतक विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। जो अस्थायी ऊतक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यहाँ पे विभाजित नहीं, डिवीजन करने की क्षमता यहाँ पे खो देते हैं। विभजोतक ऊतक से अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। जो विभजोतक ऊतक से क्या होता है? यहाँ पे अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। पौधे एवं पशु पक्षियों में अंतर कोशिका भित्ति की संरचना से स्पष्ट होता है। यानी जो पौधा होता है ना, तो पौधा में क्या होता है? आपके पास कोशिका भित्ति होती है, लेकिन पशुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है ना आप पौधा और पशु में अंतर कैसे कर सकते हो? तो कोशिका भित्ति से कर सकते हो। यानी जिसमें कोशिका भित्ति होगी वो पौधा होगा, जिसमें नहीं होगी वो क्या होगी? जंतु होगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेढक के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकों को संदर्भित करता है, ठीक है। आनुवंशिकता माता पिता से उनकी संतान में गुणों का स्थानांतरण होता है। डीएनए और आरएनए क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है और जिसे और उसे स्वीकृति के योग्य बनाता है, ठीक है। डीएनए का खोज सर्वप्रथम जॉन फ्रेडरिक मिशर ने किया था। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि डीएनए खोज किसने किया था? तो जॉन फ्रेडरिक मिशर ने यहाँ पे डीएनए खोज किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जोहानसन ने 1909 में किया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि जीन जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग 1909 ईस्वी में किया था।
जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में विलियम बेटसन ने किया था। क्वेश्चन से पूछता है कि जो जेनेटिक्स है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले 1905 ईस्वी में किसने किया था? तो विलियम बेटसन ने यहाँ पे किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे उत्तरदायी होता है। क्या होता है? डीएनए यहाँ पे उत्तरदायी होता है। डीएनए को आर्थर कोनबर्ग ने अंतःपात यानी कि विट्रो में संश्लेषण किया था। किसको? डीएनए को। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन से पूछे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है दोस्तों, इसका खोज किसने किया था? तो यहाँ पर आप देखोगे जेम्स वाटसन और जो फ्रांसिस क्रिक ने यहाँ पे 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। कार्बनिक कृषि एवं ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्जनन कार्य, अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में यहाँ पे प्रयोग होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक कृषि कहते हैं। माइकोराइजल फंजाई तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कीटनाशी के उपयोग से अर्थनीति की उन्नति यहाँ पे होती है। ठीक है। कार्टिलेमर उपास्थि कंकाल के वे हिस्से होते हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेमर कहते हैं। मांसपेशियां एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि कार्यों में क्या होती है? यहाँ पे सहायक होती है। मसल्स जो होती है। मांसपेशियां दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मांसपेशी में संकुचन पैदा करने वाला एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो मायोसिन प्रोटीन होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है? आपको मांसपेशी में पाई जाती है। और जो एक्टिन प्रोटीन होती है और मायोसिन प्रोटीन होती है, कहाँ होती है? वो मांसपेशी में पाई जाती है। एक्टिन पतले फिलामेंट और मायोसिन मोटे फिलामेंट का बनाता है। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो एक्टिन प्रोटीन है वो कैसा फिलामेंट बनाता है? वो पतला फिलामेंट यहाँ पे बनाता है। और जो हमारे पास मायोसिन होता है ना, मायोसिन, ये आपके पास मोटे फिलामेंट बनाता है। यानी मो से मायोसिन, मो से मोटा। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। उपकला उत्तक, जिह्वा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्न्याशय, फेफड़ा, नाक, कान और आंखों में पाया जाता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो फेफड़ा में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो उपकला उत्तक पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद श्वेत ग्रंथि अग्न्याशय में उपकला उत्तक, नाक में उपकला उत्तक, कान में उपकला उत्तक, आंख में उपकला उत्तक, ये सभी पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या से कितनी होती है? लगभग 50% होती है। हड्डियों के अध्ययन का विज्ञान ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। कीटों के वैज्ञानिक का अध्ययन दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। रेवेंटर विलियम किर्बी को कीट विज्ञान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा कि कीट जो विज्ञान है इसके जनक कौन है? तो वह है रेवरेंड विलियम किर्बी। ठीक है। वी रामकृष्ण अय्यर को भारत में कीट विज्ञान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा भारत में जो है ना कीट विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वी रामकृष्ण अय्यर को भारत में कीट विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। केसुरुक रज्जु स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो केसुरुक रज्जु होती है ना, स्पाइनल कोड, उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो यहाँ पे आपको 31 जोड़ी यानी 31 जोड़ी यहाँ पे तंत्रिकाएं देखने को मिलती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो यहाँ पे 2 बार विकसित होते हैं। आपको पता ही है। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है। ठीक है। जो खोपड़ी होती है दोस्तों, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 22 हड्डियां आपको खोपड़ी में देखने को मिल जाती है। क्रेनियम हड्डियां 8 और चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डी होती है। ठीक है। तो क्रेनियम हड्डी कितने होते हैं? 8 होते हैं। और चेहरा में कितना हड्डी होता है? चेहरा में 14 हड्डी होता है। 14 से चेहरा और 14 से 14 हड्डी यहाँ पे। ठीक है। खोपड़ी और संबंधित हड्डियों की कुल मिलाकर कितना है दोस्तों? 29 आपके पास हो जाएगा। कितना? 29। यानी खोपड़ी और जो हड्डी की कुल मिलाकर संख्या यहाँ पर हो जाएंगी, खोपड़ी और उससे संबंधित हड्डी, वो कितनी है? 29 यहाँ पे हो जाएंगी। इसमें कान के ऑस्कुलस की कुल हड्डियां की संख्या कितनी है? 6। और हृदय कंठिका कितना है? यहाँ पे 1 है। खोपड़ी को कपाल भी कहते हैं, क्रेनियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। सामान्यतः 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और बच्चों में दोस्तों कितनी होती है? यहाँ पे बच्चों में 300 हड्डी होती है। और वयस्क में कितने होते हैं? 206 हड्डी होती है। कंडरा यानी टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन से पूछता है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? यहाँ पे वो टेंडन करता है, टेंडन। ठीक है। और कंडरा एक रेशेदार संयोजी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा? कंडरा। यानी कि टेंडन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंधे पर पाया जाने वाला बॉल एंड सॉकेट जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। क्वेश्चन से पूछता है जो कंधा होता है हमारा, तो कंधे शोल्डर में कौन सा मतलब कि जोड़ पाया जाता है यहाँ पे, तो बॉल एंड सॉकेट जो यहाँ पे कंधे में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नितंब जो होता है उसके यहाँ नितंब, ठीक है, हिप्स जिसे बोलते हैं, उसमें भी आपको बॉल एंड सॉकेट जोड़ ही पाया जाता है, लेकिन संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं। दोनों जगह आपको बॉल और जो है एंड सॉकेट जो देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी संरचना होगी वो अलग अलग होगी। त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से काम करते हैं, और शरीर की सबसे जो लंबी जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, त्वचा ही होती है यहाँ पे, लंबी कोशिका। और एक हम बात करें कि जो शरीर त्वचा का काम क्या होता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना यहाँ पे ये त्वचा का काम होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपस जो कान की होती है, और सबसे बड़ा हड्डी दोस्तों कहाँ का होता है, फीमर जो कि जांघ की होती है। एस्ट्रेपेडियस डिवस डीएस मानव शरीर की एक छोटी मांसपेशी होती है। मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का चयापचय मोटोप्लाज्म में नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज के स्तर को जो है यहाँ पे ग्लूकोज रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे, इसके जो लेवल को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वह इंसुलिन। कौन करता है यहाँ पे, इंसुलिन करता है। इंसुलिन यहाँ पे वसा और प्रोटीन के चयापचय में काम आता है दोस्तों, ठीक है। इंसुलिन जहाँ पे है वो वसा और प्रोटीन के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, इंसुलिन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। क्वेश्चन से पूछता है कि यकृत और जो मांसपेशी होता है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है ना, वो किसके रूप में होता है दोस्तों, यहाँ पे वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्वेश्चन से ये भी पूछता है कि जो ग्लाइकोजन है ना, किस प्रकार का ये सेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। यह तत्काल ऊर्जा स्रोत के रूप में आसानी से उपलब्ध होते हैं। आंत जोड़ रोग मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, टाइफाइड कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइफाइड कहते हैं, और इसे आंत जोड़ के नाम से भी जानते हैं। देखिए टाइफाइड लिखा भी है। टाइफाइड और हैजा से आंत प्रभावित होता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो टाइफाइड है दोस्तों, ये दोनों जो बीमारी होता है ये पानी की वजह से होता है। दूषित जल का सेवन करने से हैजा और टाइफाइड होता है, और दोनों से क्या होता है यहाँ पे, आंत यानी कि दोस्तों यहाँ पे पेंक्रियाज जो है प्रभावित होते हैं। टाइफाइड बुखार एक जीवाणु संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। आपको हम बता चुके हैं दोस्तों। टाइफाइड दोस्तों की बुखार क्या नहीं, किससे होता है, एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। टाइफाइड जो होती है एक जीवाणु जनित रोग है, जो कि दूषित भोजन और पानी से हमें फैलता है, टाइफाइड की बुखार। और इसके टेस्ट के लिए दोस्तों क्या होता है, पास एक विडाल टेस्ट होता है। कौन सा, विडाल टेस्ट होता है। हो सकता है आगे दिया हो कि नहीं दिया हो, आप तो जान सकते हैं। यहाँ पे टाइफाइड के बुखार को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं विडाल टेस्ट। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त यानी कि फूड पॉइजनिंग द्वारा यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। जो फूड पॉइजनिंग होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पे, लीवर यानी कि यकृत यहाँ पे प्रभावित होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्न्याशय होता है। जो एंजाइम है लाइपेज, इसका स्रोत क्या है, अग्न्याशय है, पेंक्रियाज है। एमाइलेज एंजाइम हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ठीक है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे काम करता है। एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है, तो मांसपेशी की वृद्धि करना, विषाक्त पदार्थों को निकालना, और पाचन के दौरान भोजन में अणुओं को तोड़ना, ये किसका काम होता है, एंजाइम का काम होता है। एंजाइम शरीर के सभी ऊतकों और तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। एंजाइम की खोज किसने किया था, 1833 ईस्वी में असेंबले पायर के द्वारा यहाँ पे एंजाइम का खोज किया गया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग पहली बार जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कोहने द्वारा किया गया था। कुछ सबसे पूछेगा कि एंजाइम शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो विल्हेम कोहने द्वारा किया गया था, जो कहाँ के थे, जर्मन के थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में स्रावित होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, आप तो ध्यान में रखोगे। कर्वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग होता है। ये प्रश्न पूछे गए थे आपको दोस्तों। जो मतलब कि जीभ का दोस्तों भाग होता है ना, कहाँ कहाँ पे मीठा लगता है, कहाँ पे कड़वा लगता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे जो कर्वाहट होती है ना, ये पीछे भाग में क्या होता है, कर्वाहट हमें लगती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। जीभ के अग्रभाग में मीठा स्वाद होता है। जो जो से जीभ होता है ना, ये वाला जहाँ पे जो जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, तो जहाँ सटता है क्या होता है, मीठा लगता है, तो वही बात है। तो जीभ के अग्रभाग में मीठा स्वाद हो गया, किनारे भाग में खट्टा स्वाद हो गया, पार्श्व भाग में नमकीन स्वाद, और उमासी स्वाद यानी मांस जैसा स्वाद है, वो मध्य भाग से प्राप्त होती है। इस स्वाद को भी ध्यान रखेंगे
क्योंकि आपके 69 बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यदि आपने दिया होगा एग्जाम तो आपको पता होगा। अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में काम करती है। ठीक है, जो अग्न्याशय ग्रंथि है दोस्तों, इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसीलिए मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में काम करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आहार नल का छोटी आंत यकृत से पित्त प्राप्त करता है। ठीक है, लैक्रिमल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जो लैक्रिमल दोस्तों होता है, लैक्रिमल जो आंखों में जो ग्रंथि पाया जाता है, लैक्रिमल जिससे आंसू निकलता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। लैक्रिमल ग्रंथि आंख से आंसू के लिए उत्तरदायी हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है आंख में आंसू के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। आंखों में मेबोबियन ग्रंथि तेल बनाती है, जो आंसू फिल्म से लिपिड परत बनाता है और आंख को जल्दी सूखने से यहाँ पे बचाता है। चावल में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है इसमें, चावल में। और आलू में क्या होता है दोस्तों, आलू में भी आपको कार्बोहाइड्रेट ही देखने को मिलते हैं। मानव शरीर का लगभग 70% दोस्तों भाग क्या होता है, यहाँ पे शरीर में पानी ही होता है। पेलेग्रा जिसे बोलते हैं विटामिन B3 का दोस्तों नाम क्या है, यहाँ पे रासायनिक नाम नियासिन होता है, कि कमी से होता है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो पेलेग्रा रोग होता है ना, पेलेग्रा वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। उसका इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पे रासायनिक नाम वो है नियासिन। कोबालमिन दोस्तों विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है, इसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दोस्तों का साइनोकोबाल्मिन। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन से पूछे कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त को क्लोटिंग में, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा होता है, विटामिन के। विटामिन के प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। विटामिन D2 को एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विटामिन D2 क्या बोलते हैं, एग्री कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है, और जो वयस्क होता है उसमें क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन से पूछे विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेटस होता है, और साथ में बात करें कि अगर वयस्क में क्या होता है, यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन D3 को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D3 का वैज्ञानिक नाम। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि लीवर में यहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, तो वो कौन सा आपके पास होता है, विटामिन ए यहाँ पे लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, यहाँ पे रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, इसके भी ध्यान रखेंगे, जो कि आंखों की बीमारी होती है। विटामिन B12 कमी से रक्तलप्ता रोग यहाँ पे होता है। ठीक है, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन होता है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से क्या होता है, यहाँ पे रक्तलप्ता नामक रोग होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है, तथा कॉड यकृत तेल यानी कि कॉड लिवर जो तेल होता है ना, वो क्या होता है, विटामिन डी का स्रोत होता है। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, लगभग में आपको दोस्तों विटामिन सी देखने को मिल जाते हैं। विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो कोबाल है, इसलिए इसका साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से दोस्तों तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड भी है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। देखिए दोस्तों, विटामिन जो है ना, बी और सी जो होते हैं यहाँ पे, वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों क्या होता है, KED है, कीड़ा। ये दोस्तों विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन KED, ये जो यहाँ पे KED के के एवं B12 भी यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, इस बुक के अनुसार। तो B12 एवं के यकृत में भंडारित होते हैं, मतलब वो, हाँ, ये यकृत और भंडारित होती है, ये चीज लिखा हुआ है दोस्तों। विटामिन A, D, E और B12 और के यकृत में भंडारित होते हैं, जबकि जो हम बात करें कि वसा में घुलनशील कुछ विटामिन होते हैं, तो KED जो विटामिन दोस्तों, ये क्या होता है, वसा में घुलनशील होते हैं, कि फैट में सोल्यूबल होते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। इंसुलिन क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन होता है। कौन सा, इंसुलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इंसुलिन की रचना एमिनो अम्ल से होती है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो इंसुलिन है इसकी रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से होती है। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय ग्रंथि के स्त्रावी स्राव लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से यहाँ पे दोस्तों स्रावित होती है। क्वेश्चन से पूछे कि इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होती है, तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे, जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है पैंक्रियाज, उसके लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से यहाँ पे इंसुलिन का स्राव होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनी पदार्थों या एमिनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। किसका, एंजाइम का निर्माण, जो कि अधिकतर क्या होते हैं, प्रोटीन हुई होते हैं।
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया तेज करने में एंजाइम एक उत्तरदायी पदार्थ होते हैं। आप तो ध्यान रखोगे। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है तथा त्वचा स्किन को स्वस्थ रखने में यहाँ पे जरूरी होता है कौन? विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो जो है ना विटामिन सी यहाँ पे दूध में नहीं पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। दोस्तों बीसीजी होता है ना टीका, इसको जो है किससे बचाव के लिए लगाते हैं? यहाँ पे तपेदिक के जो है के बचाव से यहाँ पे हम लोग बीसीजी का टीका लगाते हैं। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन, क्लोरोक्विन आदि का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट एवं मीठी पदार्थ है। ठीक है, फ्रुक्टोज होता है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या होता है? मीठी शर्करा होती है। यह प्राकृतिक मोनोसेकेराइड होती है जो लगभग सभी फलों, शहद, गन्ने और कुछ सब्जियों में भी आपको फ्रुक्टोज देखने को मिलते हैं। फ्रुक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फल शर्करा के नाम से जानते हैं। फ्रुक्टोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। यहाँ पे फ्रुक्टोज का अनुसूत्र यहाँ पे हो जाता है। थायराइड ग्रंथि खराबी से आयोडीन की कमी होती है। ये जो दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसकी जो खराब क्यों होता है? ये तो आयोडीन की जब शरीर में कमी हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे थायराइड ग्रंथि में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है, खराबी होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? TSH कहते हैं। क्या बोलते हैं? TSH हार्मोन कहते हैं। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए में हमें कैरोटीन से प्राप्त होती है। ठीक है, विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त होती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? आपके पास अंडा है, गाजर है, पपीता हो गया, कद्दू, ये सभी क्या है दोस्तों आपके पास? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत यहाँ पे हो जाएगा। विटामिन के ई डी ये वसा में घुलनशील है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हो। खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, इसकी क्रिया होती है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है कौन? प्रकाश संश्लेषण। निःश्वसन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। जब निःश्वसन होता है दोस्तों यहाँ पे, उसमें क्या होता है? डायफ्राम जो होता है हमारा फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम, वो गुंबदाकार हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण प्रदूषक होती है। SO2 गैस आपको हम बता चुके हैं, और ये इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो और आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, तब जाके जो है डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, ये इसको हम बचा नहीं पाए। कणिकीय पदार्थ पार्टिसिपेट मैटर यानी कि MP वायु प्रदूषक होती है। जो पार्टिसिपेट मैटर दोस्तों होता है ना, वो क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे निमोनिया फेफड़ों के संक्रमण करता है। जो निमोनिया बीमारी होती है ना दोस्तों, ये फेफड़ों को यहाँ पर संक्रमित करता है। हालांकि दोस्तों निमोनिया जो होती है ना, खास करके बच्चों में होता है ज्यादातर पर। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम जो है सिकुड़ता और यहाँ पे चपटा होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग-अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यहाँ पे निष्पादन करता है। किसमें? एरोबिक श्वसन में। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं। पहला कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद होता है कौन सा? क्रेब्स और साथ ही इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ये किसके होते हैं? तो एरोबिक श्वसन के 3 चरण के अंतर्गत आते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है दोस्तों। ठीक है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC होती है। कौन सा? लिम्फोसाइट, जो कि यहाँ पे दोस्तों प्रतिरोधकता क्षमता को यहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह श्वेत रक्त कणिका यानी कि ल्यूकेमिया दोस्तों क्या आपके पास होगा? ये WBC यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? 5 से 6 लीटर दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में खून होता है कितना? 5 से 6 लीटर। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय के वाल्व को यहाँ पे रोकता है। आर्गान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक के में भी संगत होना चाहिए। रक्तदाब का मापक दोस्तों क्या होता है? स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होता है रक्तदाब का मापक। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मनुष्य के शरीर में झिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि लिम्फोसाइट का निर्माण मनुष्य के किस किस ग्रंथि में होती है? तो थाइमस ग्रंथि में होती है, और साथ ही में आपको अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो, वहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स का यहाँ पे निर्माण होता है। एरिथ्रोसाइट रक्त के संचलन में मदद करता है। जो एरिथ्रोसाइट होती है ना, ये रक्त के संचलन में क्या करता है?
करती है यहाँ पे मदद करती है, हेल्प करती है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बेनार्ड ने 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि जो सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसके द्वारा? तो हैंस क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को यहाँ पे हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। स्वदाता वर्ग के रक्तदाता का समूह क्या होता है? स्व वर्ग होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, डोनर। दोस्तों क्या होता है वहाँ पे ओ होता है, यहाँ पे ओ, ठीक है, ओ नेगेटिव बी कहीं पे लिखा रहता है। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण माता पिता के प्राप्त जीन के आधार पर ही विकसित होता है, ठीक है। जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप, वो किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता के जो प्राप्त जीन होते हैं उसके आधार पर ही यहाँ पे विकसित होता है। सार्वभौमिक स्वीकार यानी कि एक्सेप्टर हम बात करें दोस्तों, वो क्या होता है? ए बी, यानी कि सर्वग्राही की हम लोग बात करें तो ये सर्वग्राही कहीं कहीं दिखाता है सर्वग्राही, तो वो कौन सा ग्रुप होता है आपके पास? तो ए बी ग्रुप जो होती है वो सर्वग्राही ग्रुप होता है, किसी से भी ये ले सकता है। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है, यह लोहा और ऑक्सीजन का युक्त क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं मायोग्लोबिन प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहते हैं। यानी जो आपको खून का शुद्धिकरण किया जाएगा ना ब्लड का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायलिसिस के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? रक्त का यानी ब्लड का क्या होता है? तरल लिक्विड फॉर्म होता है, कौन सा? प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो लैक्टियलस वसा अवशोषण से संबंधित होता है, यह लसिका वाहिकाएं होती है। टेचिकार्डिया में हृदय गति तेज हो जाती है। टेचिकार्डिया में क्या होता है आपके पास? हृदय गति जो होती है वो क्या होती है? हार्ट बीट वो तेज हो जाती है। गिरने से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1200 सीसी यहाँ पे आपको जो है किडनी से प्रति मिनट निकलती है, कौन सी? रक्त का प्रवाह होता है। मानव शरीर में अधिक वेग यानी कि एड्रिनल ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है, ठीक है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, जिससे क्या होता है आपके पास? पेयर में होता है, नहीं जोड़ा में होता है। मानव गुर्दे में निस्पंदन तंत्र इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है। मनुष्य में गुर्दे मल त्याग तंत्र का यहाँ पे हिस्सा होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये ईईजी का फुल फॉर्म होता है उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। यह विभेदक प्रवर्धन यानी कि डिफरेंशियल एंड एम्पलीफिकेशन के सिद्धांत पे यहाँ पे काम करता है, कौन सा? ईईजी, ठीक है। ईईजी का उपयोग मिर्गी के लिए, नींद संबंधी विकार और मस्तिष्क क्षति, विभिन्न न्यूरोलॉजिक स्थितियों के निदान और निगरानी के लिए यहाँ पे ईईजी का यहाँ पे दोस्तों क्या करता है? टेस्ट कराया जाता है। आपको पता है दोस्तों, एक होता है ईसीजी, होता है ईईजी, ठीक है। ईसीजी जो होता है ना वो हृदय के लिए करते हैं यहाँ पे, और ईईजी जो होता है यहाँ पे ये मस्तिष्क के लिए करते हैं, कि ब्रेन के लिए करते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे इन्फ्रारेड होता है, कौन सा? इन्फ्रारेड, इनकी अवरक्त किरणें होती हैं। मांसपेशी में दर्द के उपचार में काम आता है, कौन सा? अवरक्त किरणें। पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो किस ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहते हैं, तो पीनियल ग्रंथि को हम यहाँ पे दोस्तों मानव शरीर की तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। दत्त कोशिका अरक्ता यानी कि सिकल सेल एनीमिया बहुत ही चर्चे में रहा था इस बार। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रक्त बीमारी है, ठीक है। यानी कि जो है ना आपको वंशानुगत ये फैलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों ये फैलते रहता है। ये क्या है? ब्लड संबंधित बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया। ये ज़्यादातर आपको जो है ना जो आदिवासी समूह व्यक्ति होते हैं ना, उनमें ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, रक्त की कमी वाला रोग, सिकल सेल एनीमिया। पीनियल ग्रंथि एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है, कौन सी? पीनियल ग्रंथि। और इसी क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, इसकी भी आप ध्यान रखोगे। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव कौन कौन करती है, तो यहाँ पे कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीनियल ग्रंथि करती है, जो शरीर को नींद और जगाने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि शरीर को जो नींद और जागने को चक्र को कौन यहाँ पे मैनेज करता है, तो कौन करता है? यहाँ पे मेलाटोनिन नामक हार्मोन करता है। और यह इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो ये पीनियल ग्रंथि से यहाँ पे निकलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक तरह से क्या है आपके पास? हार्मोन है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है दोस्तों, ये मतलब कि महिलाओं में या गाय सब में दूध के वृद्धि के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे उपयोगी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों है ना लिखा हुआ, स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे।
पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ये मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो शरीर का तापक्रम होता है ना, टेम्परेचर, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा यहाँ पे शरीर का तापमान यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर और थैलेमस के नीचे के बीच स्थित जो देखिए, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना दोस्तों, इससे ऊपर होता है कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस के नीचे या थैलेमस के नीचे यानी टीएचपी आप बोल सकते हो कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो ग्रंथि के ऊपर होता है, ठीक है। पिट्यूटरी के ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है, यानी बीच में दोस्तों आपको क्या होता है आपके पास? तो हाइपोथैलेमस देखने को मिलते हैं। यह भूख और प्यास को भी नियंत्रित करने का काम करता है कौन सा? हाइपोथैलेमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं केंद्र कौन करता है? तो दोस्तों ये स्पाइनल कॉर्ड करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का। और सॉरी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यहाँ पे केशरुकी रज्जु करता है, ठीक है। केशरुकी रज्जु करता है, जो कहाँ पे स्थित है? तो स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होता है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे उल्टी उल्टी होता है, ठीक है। कान के अंदर उपस्थित मैक्युआ और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। कान के जो अंदर उपस्थित जो मैक्युआ होता है और क्रिस्टे होता है, ये दोस्तों क्या करता है? यहाँ पे शरीर के संतुलन को यहाँ पे बनाए रखने का काम करता है। आगत यानी कि आउटपुट और निर्गत यानी इनपुट तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर मतलब इनपुट होता है, यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, इसको इनपुट कीजिए। ये इनपुट हो गया और निर्गत में क्या होता है? यहाँ पे आउटपुट होता है, ठीक है। तो आगत और निर्गत, यहाँ पे इनपुट आउटपुट यहाँ पे होगा। तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए, जो गर्भ में बच्चे होते हैं ना, भ्रूण का विकास होता है, जांचने के लिए पराध्वनि अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई मतलब कि प्रेग्नेंट होती है महिलाएं सब, तो प्रत्येक 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, 9 मंथ पे जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है कि हाँ, जो पेट में पल रहे बच्चे हैं उसका वृद्धि विकास सही से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो सोनोग्राफी होता है दोस्तों, सोनोग्राफी उसी को बोलते हैं जो मतलब कि बच्चे को चेक करने वाला काम होता है, मतलब कि ठीक ठाक है कि नहीं अंदर पेट के अंदर में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सोनोग्राफी कहते हैं। उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? किस तरंग का? तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक यहाँ पे काम करते हैं, तरंग का उपयोग करते हैं किसमें? सोनोग्राफी में। महिला भ्रूण सेक्स हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन होता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि इसमें जो है मतलब कि एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है? तो यहाँ पे जो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है आपके पास? एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। भ्रूण एम्ब्रियो निषेचन के बाद बनता है। जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसके बाद क्या होता है आपके पास? तो भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है। एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है और युग्मनज जायगोट का बनता है। दोस्तों कितने शुक्राणु होते हैं, लेकिन वहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे निषेचित करता है ना, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक शुक्राणु से होता है। ठीक है, कितने लाखों लाखों शुक्राणु होते हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं है। बस एक शुक्राणु से जैसे अंडाणु मिल जाएगा, वैसे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? तो जायगोट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। युग्मनज विभाजित होकर एक भ्रूण बनाता है। जीन के मिश्रण तथा क्रोमोसोम के बदलाव से ही लैंगिक जनन से अनुवांशिकी विचरण होता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। वो सबसे पूछ सकता है कि जो अंडवाहिनी क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी में क्या होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया होती है किसमें? फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक क्या है? यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल कौन था? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता है, देखिए अंधेरी मतलब क्या हुआ? जो ब्लैक वाला होता है ना दोस्तों, एक होता है प्रकाशीय, एक होता है अंधेरा वाला। जो प्रकाशीय होता है यहाँ पे, जो अंधेरा वाला यहाँ पे होता है ना, उसमें क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। श्वास प्रक्रिया के तहत ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक होता है। जो मैग्नीशियम में क्या होता है? कौन सी धातु पाई जाती है? तो सॉरी, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रकाश की और पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है? यहाँ पे प्रहर के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का वितरण होता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की आवश्यकता यहाँ पे होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग प्रकाश को अवशोषित करने में किया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने का काम करती है। कौन सा? क्लोरोफिल। प्रकाश
संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? पादप कार्यकी, यानी कि पादप प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है। पौधे में प्रदीप्तिकारिता की खोज डब्ल्यू गार्नर और एच अलार्ड ने 1920 में की थी। सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन डिकम्पोजिशन कहलाती है। अदरक तना है, जड़ नहीं। अदरक से क्या आपके पास तना होती है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। जो तना की विशेषता होती है, नोड और इंटरनोड। साइटोकाइनिन पदार्थ जो पादप हार्मोन होते हैं ना दोस्तों, प्लांट हार्मोन, वो कहता है साइटोकाइनिन होता है आपके पास। परागकण पराग केसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागण कहलाती है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को लवणोद्भिद कहते हैं। अदरक के पौधे खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित करते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। जीवाणु की खोज एंटन वैन लिवेनहॉक ने 1676 में किया था। किसका खोज? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का खोज। सहनीय पौधे यानी कि टॉलरेंट प्लांट की भांति पौधे बीज और तना दोनों से निकलता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ठीक है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं दोस्तों, पीचर प्लांट बोलते हैं इसको, ये नाइट्रोजन की कमी से निकलते हैं। कहाँ पे? मिट्टी में। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडर वॉट, कोबरा डीजी, ड्रोसेरा या संड्यू, पीचर प्लांट। ये सभी दोस्तों क्या आपके पास कीटभक्षी पौधे होते हैं। लिग्यूमिनस यानी कि फलीदार पौधे, पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक यहाँ पे आवश्यक होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? यहाँ पे पुष्प होता है। पौधे तथा तना पौधे के सभी हिस्सों में मौजूद वितरित करने में तथा अपने भोजन के भंडारण में यहाँ पे मदद करता है। तना काट आमतौर से गन्ना के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ना एक वार्षिक शाकीय पौधा होता है। यह द्विबीजपत्री पौधा होता है। कौन सा? गन्ना जो होती है दोस्तों, वो क्या होता है? आपके पास द्विबीजपत्री पौधा होता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि मेंडल ने अपना जो है प्रयोग किया था किस पौधे पे? तो मटर के पौधे पे यहाँ पे इस्तेमाल किया था। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें क्या होती है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। सेक्शन पुल के कारण से पौधे में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण ही वाष्पोत्सर्जन होता है। लीची का जो खाने वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? एरिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल कहते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब यहाँ पे होता है। ठीक है। सेब दोस्तों क्या एक सच्चा फल नहीं है। सब दोस्तों क्या आपके पास ये फॉल्स फल होता है, यानी कि असत्य फल होता है। कौन सा? सेब दोस्तों क्या होता है? ये आपके पास ध्यान रखेंगे, ये असत्य फल होता है। कौन सा? असत्य फल होता है। कौन सा? सेब। पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि, ये सभी क्या है? तो लकड़ी है जो कि अनावृत बीजों होते हैं। फूल का अंडाशय निषेचन के बाद फल बनता है। लौंग एक मसाला पौधा है जो कि फूल की कली से प्राप्त होती है। कहाँ से? लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? फूल की कली से। करकुमा लोंगा हल्दी मसाले का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? करकुमा लोंगा। इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होती है। कहाँ से? डहेलिया की जड़ों से। मलेरिया के लिए कुनिन एक सामान्य दवा है। यह सिनकोना के वृक्ष के तने के छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया। एस्पिरिन विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसमें वेदना निवारण दवाएं बनाए जाते हैं। यह एंटीपायरेटिक होती है। हल्दी पौधे के प्रकंद भाग यानी कि भूमिगत तने से हल्दी पाउडर यहाँ पे प्राप्त होती है। सबसे लंबा जीवित वृक्षों में से एक है सिकोया, जो है सबसे लंबा वृक्ष यहाँ पे रोजवुड हो जाएगा। रेडवुड नेशनल पार्क के हाइपेरियन विश्व का सबसे लंबी वृक्ष 115 मीटर का यहाँ पे हो जाएगा। सोयाबीन खाद्य में अधिकतम दोस्तों क्या होती है? प्रोटीन होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया अर्नाल्डी है। लिलियन सन के पौधे से तैयार किया जाता है। एड्स विषाणु कहाँ से फैलता है? और ये वायरस को HIV कहा जाता है। ठीक है। एड्स कैसे फैलता है? यहाँ पे विषाणु से फैलता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस है। यह एक ऐसा वायरस है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। कौन? HIV यौन संचार संक्रमण है। रक्त के संपर्क से भी फैलता है HIV। इसिहारा टेस्ट रंग अंधता यानी कि इसिहारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट से संबंधित है। इसिहारा जो टेस्ट होता है ना, इसिहारा, ये दोस्तों क्या होता है के पास? तो कलर ब्लाइंडनेस से टेस्ट होता है इसिहारा। ठीक है। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक दोस्तों क्या होता है? तो घरेलू मक्खी होती है सॉरी। कोविड टीकाएं प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया को जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित किया जाता है।
पेनिसिलिन तथा सल्फाडायमिन एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक होती है कौन से, पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्तियों को नष्ट करके जीवाणु संक्रमण से यहाँ पे लड़ता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल दोस्तों 30 से 180 दिन यहाँ पे होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। टाइफाइड तथा कोलेरा जलजन्य रोगों के विशिष्ट उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है उसे क्या बोलते हैं, वो है बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाली बीमारी होती है जो पीलिया ज्वर, उसे पीलिया ज्वर कहा जाता है। जो एंथ्रेक्स होता है दोस्तों, एंथ्रेक्स ये किसे होता है, तो जीवाणु से होता है एंथ्रेक्स, ठीक है। भारत सरकार ने 2025 में टीबी 6 उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2025 में, जो कि होते हुए नहीं दिख रहा है दोस्तों, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तपेदिक टीबी क्षय रोग का उन्मूलन वैश्विक स्तर पर लक्ष्य 2030 तक रखा गया था। जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जीवाणु जो कवक होते हैं वो दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, अपघटक के रूप में आते हैं। मादा एनोफ्लिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये अधः स्तर के साथ कोन पर बैठती है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के कारण से त्वचा कैंसर, सनबर्न, त्वचा का मुरझाना आदि रोग यहाँ पे होता है। लोहे में शरीर में लोहे की कमी से रक्तल्लपता यानी कि एनीमिया नामक रोग होता है। ऑन्कोजिन कर्क रोग से संबंधित होती है। जो ऑन्कोजिन होता है दोस्तों ये क्या होता है, कर्क रोग से संबंधित होती है। मलेरिया यकृत एवं पीलिया दोनों को प्रभावित करता है। जो मलेरिया होती है ना, यकृत को यानी लीवर को और साथ ही पीलिया दोनों को यहाँ पे प्रभावित करता है, कौन सा, मलेरिया। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट C60 ठीक है, का उपयोग ल्यूकीमिया यानी कि कैंसर के इलाज में किया जाता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम आपके पास होते हैं। एनोफेलिस मच्छर काटने से मलेरिया नामक रोग होती है। एनोफिलिस मच्छर मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एसेफेलाइसिस एवं फाइलोरियासिस नामक रोग के वाहक होते हैं, कौन सा, एनोफिलिस मच्छर, ठीक है। ट्रेकोमा रोग का संबंध कैसे दोस्तों, यहाँ पे आंखों से है ट्रेकोमा रोग का संबंध। डिप्नेसिया सांस की समस्या से संबंधित विकार है। जो डिप्नेसिया होती है डिस्पेनिया, डिस्पेनिया क्या होती है, तो आंख सांस की समस्या से संबंधित यहाँ पे विकार होगा, डिस्पेनिया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। एनोस्पिया गंध की समस्या समझ, देखिए डिस्पेसिया, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कहा गया भैया, यहाँ पे डिस्पेनिया है, डिस्पेनिया, डिस्पेनिया सांस से समझ, सांस से। और यहाँ पे देखें दोस्तों आपको एनोस्पिया ये है ना, ये गंध से संबंधित रोग है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को सिस्टिस कहा जाता है। क्लोरोमैक्नेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है। इसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार के लिए यहाँ पे करते हैं। एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किया था, की खोज किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने। 1796 में चेचक के टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। कब, 1796 में चेचक के टीका का खोज है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, हरगोविंद खुराना जी को 1968 में। एस चंद्रशेखर को विलियम एक फॉलर के साथ में 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार तारों के विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया था, एस चंद्रशेखर साहब को। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट करने पर के लिए काम करते हैं, किसका, mRNA का पद का विस्तारित रूप क्या होता है, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे ये प्रश्न पूछे गए थे आपके 68 बीपीएससी में, सॉरी 69 बीपीएससी में, ये आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी में रक्त को संशोधित करके रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाता है जिससे प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ बच जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, जिसको सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पे। गैम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों लार्वों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, किसका, गैम्बूसिया मछली का प्रयोग। अंगोरा अंगोरा ऊन जो यहाँ पे खरगोश से प्राप्त की जाती है, अंगोरा बकरी के मोहियर से प्राप्त होती है। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर एक कांटी ठोकी जाती है, जो 2 वर्ष के बाद वो कांटी उसी जगह पर रहेंगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए नोबेल पुरस्कार आर्बिट कार्लसन को 2000 में दिया गया था। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस और बाल दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम ए अभियान HIV एड्स के लिए कार्यरत है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी किसे बोलते हैं हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति केवल बीटा कोशिकाओं द्वारा होती है। ठीक है। बी सेल एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, यानी WBC होती है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। भारत में पल्स पोलियो अभियान जो है टीकाकरण कार्यक्रम शुरुआत 1995 में हुआ था, पल्स पोलियो अभियान का। चेचक का टीका जो है वैक्सीनिया वायरस से बनता है। किससे बनता है? चेचक का टीका वैक्सीनिया वायरस से बनता है, ध्यान रखेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था। कब? 2014 में। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर को। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। वसा और तेलयुक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, जो बासीपन को रोकता है। टमाटर दोस्तों क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के लिए यहाँ पे बायोलॉजी के भी पूरा यहाँ पे कवर कर दिया है। और दोस्तों इसके बाद आप कौन सा जो है टॉपिक करना चाहते हैं, आप सभी लोग बता सकते हैं कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। यदि आप लोगों का जितना भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसको यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। बाकी देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। अपना राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी दोस्तों आपको लगता है कि इस वीडियो के बारे में हमने इतनी मेहनत की है, आपको अच्छा लगा है, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में। ठीक है। बाकी दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और आपको दोस्तों BPSC में अच्छे से तैयारी करनी है, सभी बुक को अच्छे से कवर करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी तरह से डेली कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।